गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज आपकी बायोलॉजी की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक उठाया है आज। देखिए, सेल ऑर्गेनल्स चल रहा था हमारा। सेल ऑर्गेनल्स में हमने कई सारी सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ लिया है। उसमें हमारा एक टॉपिक और भी कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद फिर हमने एक नेक्स्ट टॉपिक उठाया था रेस्पायरेशन, फिर उठाया था ट्रांसपायरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो एक टॉपिक लिया है वो है एटीपी। एटीपी क्या है आप समझ लीजिएगा। एटीपी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक, ये एक करेंसी है एनर्जी की। क्या है बेटा? एक एनर्जी की करेंसी है। तो एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ मोस्ट सेलुलर प्रोग्रेस। कि जो सेलुलर प्रोग्रेस होता है वो कैसे हुआ है, कितना हुआ है। तो सेलुलर प्रोग्रेस को कौन डिफाइन करता है? ये आपका एटीपी डिफाइन करता है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इज़ यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल। जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तब उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी आपकी एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर वो एटीपी बनाती है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है। फ्रॉम एडीपी, एडीपी से, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखिएगा, एडीपी प्लस आपका फॉस्फेट इन एनर्जी की फॉर्म में गिव्स करता है एडीपी लाइक एज एटीपी, एटीपी की तरह। अभी मैं आपको एक्सप्रेशन इसका जो भी होगा वो लिखवाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस। अब जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है सेल का वो इस एटीपी को रिएक्शन ड्राइव करने के लिए क्या कर लेता है? यूज कर लेता है। व्हेन द थर्मल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी is broken using water, the energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल is released। वो लगभग 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जब आपका कोई भी टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज होता है एटीपी से और ब्रोक होता है वाटर के साथ। जब वाटर उसमें यूज होता है तब वो टूट जाता है, तब जाके इतनी लगभग एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग इसके बारे में नोट करते हैं। लिखिएगा इसमें, ATP is the currency, ATP is the energy currency of most cellular progress, most cellular progress। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP, from ADP and inorganic phosphate, inorganic phosphate। देखिएगा, ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट
एनर्जी गिव्स अस, ये एडीपी है, सॉरी बेटा, एटीपी के प्लेस पर एडीपी, गिव्स अस एटीपी। ये एटीपी मॉलिक्यूल हमको प्रोवाइड कराती है, इस तरह से हमको एटीपी मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने एटीपी के बारे में स्टडी की और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस में होती है। चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो जो बेटा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, देखिए क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेशन है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इसमें अब आप देखिएगा जो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर पेज पर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रख कर देता हूँ। इसमें बेटा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, व्हाट एडवांटेज over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration। देखिए टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल्स में, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, उसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें किस प्रकार का बेनिफिट रहता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का एक्वेटिक एनिमल्स में। देखिए एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, इन एक्वेटिक एनिमल्स uses oxygen dissolved in water, dissolve in वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं, विच इज लेस इन द अमाउंट, इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो लेस अमाउंट में होती है। सो the breathing rate of the aquatic animals is high। इनका ब्रीथिंग जो रेट होता है वो हाई होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है, terrestrial animals uses oxygen in present atmosphere, which is atmosphere in which oxygen is rich in amount। ऑक्सीजन जो होती है वो रिच अमाउंट में होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो द ब्रीथिंग रेट is less than the breathing rate of aquatic animals या aquatics animals। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपेयर में, या अगर बात कहें तो हम टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट एक्वेटिक एनिमल्स के कंपेयर में कम। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा।
एक दो लेक्चर के बाद ये आपका चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि आपका ग्लूकोज जो होता है वो डिकम्पोज होता है या फिर हम बात कहें तो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो देखिए ग्लूकोज के लिए मैंने आपको चार्ट बताया था उस दिन, वही वाला चार्ट समझ लीजिए। ग्लूकोज से पहले आपका एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है जिसको पायरूवेट कहते हैं, पायरूवेट कहते हैं। फिर ये आपका 3 प्रोसेस के अंदर जाता है। ठीक है, एक तो वो प्रोसेस जिसमें आपका नो ऑक्सीजन होता है, एक वो प्रोसेस जिसमें आपका ऑक्सीजन होता है, एक वो प्रोसेस जिसमें आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसको तो हम कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है एनाएरोबिक, ठीक है, और इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये एरोबिक रेस्पायरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है वो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, जिसमें नहीं होती है वो अनएरोबिक होता है, और जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है वो आपका ये होता है। ठीक है, और ये आपका कहाँ होता है, ये मसल सेल्स में होता है, और ये वाला आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये वाला आपका ईस्ट वगैरह में होता है। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर 102 पर है, बना लीजिए, इस क्वेश्चन का ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग्स। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो देखिए ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो लंग्स हैं वहाँ से आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में मौजूद, वो ऑक्सीजन को ले जाता है और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज में पहुंचा देता है। द हीमोग्लोबिन present in the blood carries oxygen from lungs to the tissues, लंग्स से टिश्यूज तक ये ऑफ बॉडी के टिश्यूज तक क्या करता है, ये ले जाता है। ठीक है, इन डिफरेंट टिश्यूज तक, डिफरेंट टिश्यूज यानी कि ऑल जितने भी ले जा सकता है उतने पहुंचा देता है। अब ये बॉडी में जो होता है वो आपका ऑक्सीजन तो पहुंच जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम छोड़ते हैं तो वो बॉडी से हमारे लंग्स तक कौन लेके आता है, वो लेके आता है ब्लड प्लाज्मा यानी कि प्लाज्मा, जो आपका ब्लड में मौजूद होता है प्लाज्मा कैरीज CO2 from tissues, from body tissues to lungs। ठीक, लंग्स तक ये लेके आता है और लंग्स पर लाकर ये CO2 को छोड़ देता है, और फिर CO2 जो होती है फिर वो हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू निकाल देते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर क्या होगा, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए जो ह्यूमंस के लंग्स हैं वो किस प्रकार से डिज़ाइन होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आंसर होगा, देखिए लंग्स जो होते हैं उसमें जो एयर पैसेज होता है, लंग्स में जो एयर पैसेज होता है वो आपका डिवाइड्स हो जाता है स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम लोग ब्रॉन्चीज भी कहते हैं। अब ये ब्रॉन्चीज जो होती है फिर से टर्मिनेट हो जाती है एल्वेलियस में। ठीक है, पहले आप समझिएगा क्या प्रोसेस है। जो आपका एयर पैसेज है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, बोलिए। एयर पैसेज है वो कन्वर्ट किस में होता है, ब्रॉन्चीज में, ठीक। और ये ब्रॉन्चीज फिर से टर्मिनेट हो जाती है एलियोवॉयल्स में। ठीक है,
और ये जो होती है वो इस तरह से शेप में होते हैं, मतलब स्फेरिकल, और कहें तो ये स्फेरिकल जैसे बलून्स जैसे होते हैं। फिर ये जब इनहेल करते हैं तो एक्सपेंड हो जाते हैं, एक्सहेल करते हैं तो ये आपके फिर अनएक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक, मतलब फिर सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका मैक्सिमाइज एरिया करने के लिए शेप होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो डिस्कशन होगा हम लोग कल की वीडियो में। ओके बेटा, थैंक यू।